एवरीवन, वेलकम टू द गेस्ट रूम। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्म करने के बाद क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में जानेंगे। हमारे इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं संजय सर, जिन्होंने एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बिहार गवर्नमेंट के अंदर अभी काम कर रहे हैं और उन्होंने मुंबई बेस्ड रिसर्च सेंटर में एज ए जनरल मैनेजर के पद पर काम किया। उसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट की तरह भी काम किया। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल और फार्मेसी स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए भी ट्रेन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपने मुझे बुलाया। सर सबसे पहले तो हम लोग आपके बारे में और आपकी फार्मेसी फील्ड की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे सर। जहाँ तक मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की में मेरा जर्नी का सवाल है तो टोटल अप्रॉक्स 28 ईयर्स का मेरा फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और मैंने डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम किया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मैंने स्टार्ट किया था सेल्स एंड मार्केटिंग से आफ्टर डूइंग माय बी फार्म, और उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनिंग, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स और लास्ट में अभी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आप हमें अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस और फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। आप नॉर्मली जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं किसी कंपनी में तो ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डे ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप सीखते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को, कलीग्स को, जूनियर्स को सिखाते भी हैं और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप टाइम टू टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट में सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं और उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है। दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को आप सीखते हैं और अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को आप सिखाते हैं। तो ये इन हाउस ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो तो चलता ही रहता है। उसके साथ साथ मैंने फुल टाइम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनर का भी ये किया है, काम किया है। और जब मैं क्लिनिकल रिसर्च में था उस वक्त मैंने इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स करने के लिए, जिनमें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, बीएस डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एम फार्म, बी फार्म, देन अदर बैकग्राउंड के लोग भी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो मैंने उनको भी ट्रेनिंग दी है और इस तरह से मैंने कॉर्पोरेट में एज ए प्रोफेशनल तो काम किया ही है, साथ में मैंने फ्रीलांस कंसल्टेंट का भी काम किया है और अभी मैं एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट सारे एरिया का लाइक प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है और इसके बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि अभी जो फ्रेशर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस का वो फ़ायदा उठाएं करियर सिलेक्शन में और करियर में एक्सेल करने के लिए। सर जैसा कि आप एक फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हैं तो हम लोग जानना चाहेंगे सर कि एक फार्मासिस्ट की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सर। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट काउंसलिंग है। पेशेंट काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है, की एलिमेंट है फार्मासिस्ट प्रोफेशन का। इसके बिना फार्मासिस्ट नहीं होता, वो एक सेल्समैन हो जाता है। और अदरवाइज अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो दवा बांटने वाला हो जाएगा। तो पेशेंट काउंसलिंग जब हम बात करते हैं तो पेशेंट काउंसलिंग के लिए आपके पास वास्ट नॉलेज चाहिए, डिजीज़ विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज़ एंड द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तभी आप जो चीज़ें, जो जानकारी डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं बताई हैं वो हम पेशेंट को बता सकते हैं, जिससे के कारण मेडिकेशन एरर ख़त्म हो सकता है। पेशेंट को होने वाले एडवर्स इवेंट के बारे में बताया जा सकता है। मेडिसिन कॉम्प्लायंस को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हर
इंडिविजुअल के लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर कोई गाड़ी नहीं खरीदता है, हर कोई मशीन नहीं खरीदता है, हर कोई भी चीज़ जो कंज्यूम करता है उसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल चीज़ है वो फूड आइटम है, और सेकेंडरी मेडिसिन है, उसके बाद ही कोई तीसरा नंबर आता है किसी भी इंडस्ट्री का। तो फूड के साथ मेडिसिन, जब तक मनुष्य इस धरती पे है तब तक मेडिसिन की ज़रूरत है, और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की अभी भी गुंजाइश है, और फार्मा इंडस्ट्री उसी तरह से ग्रो भी कर रही है। और जब तक मनुष्य है तब तक मेडिसिन है, और जब तक मेडिसिन है तब तक फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। और अगर हम इसको सीरियसली परस्यू करते हैं तो डेफिनेटली हमें मार्केट में अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, अच्छा जॉब प्रॉस्पेक्ट मिलता है, और जाहिर सी बात है कि सैलरी भी अच्छी मिलती है। सर ये तो होगी कहने की बात है, अगर रियल लाइफ इंडिया की हालात देखा जाए तो एक फार्मासिस्ट को उसके अपने ही रोल तो दे रहे हैं सर, लेकिन उनको उनका पद का रिकॉग्निशन नहीं है सर। बहुत सारे लोग जैसे दवाई जा रहे हैं नॉर्मली जैसे नॉर्मली जाके खरीद लेते हैं, लेकिन एक यहाँ फार्मासिस्ट की तरह से नहीं है। यहाँ पे फार्मासिस्ट एक रेगुलर दुकानदार जैसा दिखता है सर। तो इस पर्सपेक्टिव में आप अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? इसमें सालों से जो गवर्नमेंट ने या फिर जो अदर एजेंसीज हैं या फिर एनजीओज हैं, उन्होंने प्रॉपरली, एसोसिएशंस हैं, उन्होंने प्रॉपरली इस बात की अवेयरनेस पब्लिक में फैलाई ही नहीं है। तो आज के डेट में जो हमारा रिकॉग्निशन का जो इशू है, वो जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना रिकॉग्निशन है। जब तक आप गवर्नमेंट सेक्टर में, आप जो जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में उसमें जब जाते हैं, या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में जब आप किसी फार्मेसी स्टोर में जाते हैं, तो चूँकि फार्मेसी स्टोर भी गवर्नमेंट से ही रेगुलेट होता है, यस सर, तो वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन का इशू दिखेगा। और इसमें भी ज़्यादातर हमारी ही जिम्मेवारी है, हम फार्मासिस्ट की जिम्मेवारी है। हम इसको केवल और केवल एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह देखते हैं। हम इसको सीरियसली, जैसा कि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, हम इसको सीरियसली उस एस्पेक्ट से देखते ही नहीं हैं, जिसके कारण कि हमारा नॉलेज उस लेवल का नहीं हो पाता है जिसको कि एक पेशेंट, एक ले पर्सन आइडेंटिफाई कर सके कि नहीं, ये पर्सन जो है दुकान पे जो खड़ा ले पर्सन है उससे डिफरेंट है। जब स्टूडेंट एक बी फार्म परस्यू करने के लिए स्टार्ट करता था सर, तो वो बी फार्म तो करते रहता है, लेकिन जो जनरली वो बी फार्म करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सर, तो वो एक स्टूडेंट जो है इनिशियली कंफ्यूज रहता है कि हम क्या ऑप्ट करें इसके बाद बी फार्म करने के बाद। तो आप कुछ बताना चाहें कि हम लोगों को कैसी अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जानी चाहिए? बिल्कुल बताऊंगा। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब फार्मा प्रोडक्शन में गया था तो वहाँ पे जो मेनली आपका स्किल यूज़ होता है वो आपका पीपल मैनेजमेंट का, मशीनरी मैनेजमेंट का, और इक्विपमेंट एंड अदर इसेंशियल्स मैनेजमेंट का। मीन्स मेनली मैनेजमेंट आपको करना होता है। आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो बी फार्म में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसका बहुत मिनिमम यूज़ होता है। तो जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मैं 2 साल में मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं 200-300 वर्कर को दिन भर मॉनिटर करता रहूं और वो केवल आउटपुट पे ही मेरा सारा फोकस होता है, कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन मेरा नहीं हो रहा है। जो सारा कुछ जो है एसओपी गाइडेड होता है, सारा मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड बना हुआ है, उसके बेसिस पे सारी दवाएं वैसे ही बनती है, उसमें आपका कोई आप टेक्निकली उसमें इंटरवेन ही नहीं कर सकते। तो कुछ भी आपका एडिशनल नहीं होता, एक फिक्स्ड फार्मूला पे रोज़ वही बैच बन रहे हैं और आपका सारा ध्यान जो है आउटपुट पे होता है। तो तब मैंने उस इंडस्ट्री को उस जॉब को मैंने छोड़ा और मैंने कुछ और एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जो कि मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर सके। तो मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि आप सबसे पहले आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानें, पता करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है करने में। लाइक अगर
हमको मार्केट में घूमना, फील्ड में घूमना, नए नए लोगों से बातें करना पसंद है। हम लोगों को परसुएड कर पाते हैं, बार्गेन कर पाते हैं, डील कर पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं। तो हमारे लिए मार्केटिंग इज़ द मोस्ट सुटेबल जॉब आफ्टर डूइंग बी फार्म। इसी तरह से अगर हमको लोगों को समझाना और उनसे काम लेना पसंद है, मतलब हम काम लेने में ज़्यादा एफिशिएंट हैं, काम करवाने में, तो प्रोडक्शन में जाना चाहिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हमारा साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है और हम चीज़ों को साइंटिफिकली इवेल्युएट करते हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमारा ध्यान सबसे पहले उधर जाता है, और हम इस सब चीज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है, हाउ एंड व्हाई, अगर हमारे दिमाग में हमेशा आता है, क्यूरियस माइंड है, तो हमें क्यूए में जाना चाहिए। हमें एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, हमें हमारा नॉलेज जो हमने बी फार्म में एक्वायर किया है, वो अगर हम उसको रोज़ यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन में, तो हमें क्यूसी में जाना चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमें इनिशियली ही समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, नहीं तो किसी काउंसलर का हेल्प लेना चाहिए, ताकि हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जान सकें। और एक बार जब हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जान लेते हैं, तो फिर हम उससे रेलेवेंट कोई एडिशनल एड ऑन सब्जेक्ट, एड ऑन कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई स्किल एक्वायर कर सकते हैं, और इससे हमारा इंडस्ट्री में अच्छा पोजीशन बनेगा। जैसा आपने बताया सर कि स्टूडेंट्स के पास सबको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना एक्सप्लोर करना चाहिए, तो एक स्टूडेंट को अगर अपने करियर में एक्सेल करना है, तो ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स ज़्यादा एसेंशियल्स है सर? इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे अगर कोई बी फार्म कर रहा है, तो बी फार्म के सारे सब्जेक्ट वो तो पढ़ता ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना चाहिए भी, तभी तो पास करेगा। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कोई ख़ास चीज़ उस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है जिस पे कि ज़्यादा ध्यान देने की और किसी में कम ध्यान देने की ज़रूरत है। सारे सब्जेक्ट जो है सही तरीके से फिल्टर करने के बाद ही कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ में डाले गए हैं, तो सबको इक्वली अटेंशन देना है। एडिशनली एम्प्लॉयबिलिटी अटेन करने के लिए मार्केट में रिकॉग्निशन के लिए हमें कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें कुछ इंटर्नशिप एक्सप्लोर करना चाहिए फार्मा इंडस्ट्री में, या जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है। अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग का इंटर्नशिप, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग का इंटर्नशिप, उस पर्टिकुलर फील्ड का इंटर्नशिप करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। और साथ में एडिशनल स्किल्स, जैसे नॉर्मली जब हम खासकर मैं जो रूरल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके बीच ही रहता हूँ मैं, तो मैं ये देखता हूँ कि उनमें लिंग्विस्टिक स्किल्स की कमी है, और पर्सनालिटी वाइज जो है वो थोड़ा इन्फीरियर है। पर्सनालिटी नॉट इन द सेंस कि देखने में कितने सुंदर हैं या कितने अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, केवल वही पर्सनालिटी नहीं होता। पर्सनालिटी एक बिगर एस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है, तो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, लिंग्विस्टिक स्किल्स बेटर करने की ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जो कोई पर्सन है उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रहती हैं, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें हमें कम दिखाई देती हैं यहाँ पे, जिसके कारण कि इनिशियली जब इंटरव्यू में कोई जाता है तो इंटरव्यू फेस करते वक्त ये छोटी छोटी बातों के कारण इंटरव्यू में सिलेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और इसके साथ साथ आज के डेट में कंप्यूटर स्किल्स बहुत ज़रूरी है, तो कंप्यूटर स्किल्स भी लोगों को साइड बाय साइड एक्वायर करना चाहिए। सर, बहुत सारे लोग बी फार्म करने के बाद अपने अपने फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आगे भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसमें बी फार्म के अंदर वो हायर क्वालिफिकेशंस कौन कौन से ऐसे होते हैं सर? अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि अगर मुझे इंटरेस्ट है एकेडमिक्स में, यस, और मैं MBA करने चला जाऊं,
तो हमारा स्कोप जो है लिमिटेड हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारा इंटरेस्ट है R&D में, तो हम MBA करने जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं। हम सबसे पहला जो ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है। साथ में ये भी देखना है कि करियर प्रोस्पेक्ट हमारे इंटरेस्ट वाले फील्ड में कितना है और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट में फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, अगेन मैं बोलूँगा रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये मैं बार बार रूरल बोल रहा हूँ तो इसको डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। चूँकि अवेयरनेस की कमी होती है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फैमिलियल प्रेशर होता है, जिसके कारण कि लोग एक कॉलेज ऑप्ट करते हैं सब्जेक्ट कोई भी मिले। अब एक लड़का मेरे पास आया था जिसको कि सिटिक्स में इंटरेस्ट था, और उसको सिटिक्स नहीं मिल रहा था तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल रहा था। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। ये ट्रैपिंग सिचुएशन है, आप एक बार ट्रैप करेंगे तो पूरे लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है। अब इसमें कई सारे कॉन्स्टेंट हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, कहीं पे वो रिम्यूनरेशन जो मिलता है एम-फार्म वालों को वो शायद कहीं पे नहीं मिलता हो, कहीं पे मिलता हो, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट तो है, फैमिलियल प्रेशर भी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के कारण अगर हम सकम कर जाते हैं और हम अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो हमारे आगे एक्सेल करने की, लाइफ में एक्सेल करने की जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। सर, एक स्टूडेंट का एक जो मोस्ट टर्निंग फेज होता है, जो कि एक डिसीजन फेज, जब वो ऐसा सोचता है कि अब मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए या तो फिर अब मुझे वर्कफोर्स में डायरेक्ट उतर जाना चाहिए, तो इसके लिए आप कुछ हमें बता दें सर कि ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक स्टूडेंट इसके बाद डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, और हम लोग भी अभी उसी फेज में हैं कि अब हम आगे पढ़ाई करें या तो फिर वर्कफोर्स में उतर जाएं। तो इसके लिए कैसे आप कुछ बता दीजिए सर। इसमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि आज के डेट में ये जो मार्केट में, जॉब मार्केट में जो जॉब का सिचुएशन है वो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, कि जॉब कितने क्रिएट हो रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं। तो ऐसे में अगर क्वालिफिकेशन, बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए B-Pharm है और उसमें बहुत सारे M-Pharm अप्लाई कर रहे हैं, तो M-Pharm वालों को एक एज मिल जाएगा। यस। तो ऐसे में जो मेरा मानना है कि आज के डेट में अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको M-Pharm ज़रूर करना चाहिए। और अगर किसी कारण से M-Pharm अगर आप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो चॉइस से नहीं कर रहे हैं या किसी कंपल्सन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी अगर आपको कहीं कोई जॉब मिल रहा है, B-Pharm के बेस पे भी जॉब मिल सकता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि 2 years डाउन द लाइन हम ब्रेक लेंगे और M-Pharm करेंगे। M-Pharm करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम अपने पीयर्स के बीच, कलीग्स के बीच जब कंपटीशन होगा तो प्रमोशन के लिए ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिले, इसके लिए हमारा एक क्वालिफिकेशन भी एक एस्पेक्ट होता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो M-Pharm के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। जैसे जो लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हैं वो MBA करने के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। और कुछ चीज़ें जो है सो तो मैंडेटरी हैं, लाइक कि एकेडमिक्स में जाना है तो M-Pharm PhD करना ही करना है, R&D में जाना है तो M-Pharm PhD करना ही करना है। एक स्टूडेंट अभी एकेडमिक्स में पढ़ रहा हो तो उसको एकेडमिक लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का कैसा जो बेस्ट वे रहेगा सर वो? और पर्सनल लाइफ में कई तरह की चीज़ें हैं। पर्सनल वेलबींग लाइक फिजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग, फैमिलियल वेलबींग, तो वेरियस एस्पेक्ट हैं वेलबींग के। जैसे एक आइडियल स्टूडेंट को उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई करना है, तो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि पढ़ाई के टाइम
को छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर रोज़ निकालें। थोड़ा रिक्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन जैसे एंटरटेनमेंट हो गया या फिर कोई स्पोर्ट्स है या फिर उस तरह की एक्टिविटी जिसमें जो कोई हॉबी है उसको परस्यू कर सकते हैं। तो अपने हॉबी के लिए, रिक्रिएशन के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यहाँ से निकल के मार्केट तक वॉक करना नहीं है। एक यंगर पर्सन के लिए ये जो वॉक करना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसमें बॉडी का कोई एक्सरसाइज नहीं होता। ये सब ओल्डर जनरेशन के लिए है। तो फिजिकल एक्टिविटी मीन्स हाफ एन आवर और 1 आवर का रिगरस एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनके कारण हमें संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है और उत्साह की वृद्धि होती है। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है और ऐसे में स्टूडेंट का पढ़ने में भी मन लगेगा, लाइफ के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि केवल पढ़ाई पे या फिर आज के डेट में एक ये जो मोबाइल है हाथ में वो सारे टाइम खा जाता है। वो आपके पढ़ने का टाइम भी किल करता है, आपके रिक्रिएशन का टाइम, हॉबी परस्यू करने का टाइम या फिजिकल एक्टिविटी का टाइम, सारा टाइम वो किल कर देता है। तो आपको उससे से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। मोबाइल को साइड रखने की ज़रूरत है। इसके लिए भी कुछ रूटीन बना सकते हैं कि शाम को 4 बजे से 6 बजे तक हम मोबाइल को टच नहीं करेंगे और इस तरह से इससे बच सकते हैं। मतलब कि एक स्टूडेंट्स को अगर अपनी पर्सनल लाइफ और एकेडमिक लाइफ को बैलेंस करना है तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ पे देखना पड़ेगा कि पर्सनली फिट है, मेंटली फिट है और सारे के सारे साइकोलॉजिकली फिट है। अगर सब जगह से फिट होंगे तभी जाकर वो एकेडमिक लाइफ को बढ़िया से परस्यू कर पाएंगे। बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारा ऐसा इमर्जिंग ट्रेंड्स है और अपॉर्चुनिटीज है जिसके पीछे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हमें कौन सी ऐसी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेंड्स है जिसके पीछे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए जो कि हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर हो? ऐसे सोचा जाए तो जो आज के डेट में जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च फील्ड है या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स का है, तो ये सब तो फील्ड है ही और जब तक इंडस्ट्री है तब तक इन सारी चीज़ों में रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में जो न्यूअर डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है लाइक AI है, ML है, IoT है, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली जब हम ये बातें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज अगर हम इन सारी चीज़ों को सीखने या फिर परस्यू करने के लिए जाते हैं तो इंस्टेंटली जॉब ऐसा नहीं कि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगले 5-10 साल में सिनेरियो काफ़ी चेंज होने वाला है। जैसे एक उदाहरण जो मुझे लगता है, फार्माकोविजिलेंस एक इमर्जिंग फील्ड है। आज के डेट में फार्माकोविजिलेंस में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अगले कुछ सालों में फार्माकोविजिलेंस में 70-80% काम जो है वो कवर कर लेगा। तो केवल 30% वर्क जो है वो ह्यूमन्स के लिए रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फार्माकोविजिलेंस में जाएं ही ना। हम फार्माकोविजिलेंस को ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसमें AI इंड्यूस होने के बाद हम उसको कैसे हायर लेवल पे उसको उस डिपार्टमेंट में सस्टेन कर सकते हैं, अपने को सस्टेनेबल बना सकते हैं। इसके लिए क्या स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो फार्माकोविजिलेंस में तो AI को कौन लोग ये कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उसमें हम कैसे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। QC या फिर मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट में देखें तो मशीन लर्निंग का नॉलेज हमें होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। फिर
एक एडिशनल सब्जेक्ट है डेटा साइंस। डेटा साइंस का आज के डेट में जो कि एआई से रिलेटेड है, बट एआई अपने आप में कुछ है नहीं। एआई को जब डेटा मिलेगा तभी वो कुछ कर सकता है। यस। तो वो डेटा साइंस जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, खास के हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेटा साइंस का भी स्कोप आगे आने वाला है। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपना करियर ऑप्शन डिसाइड करना है। जैसे ड्रग डिस्कवरी में जितने साइंटिस्ट लगते थे पहले, जितने सारे साइंटिस्ट की ज़रूरत होती थी, ज़्यादातर साइंटिस्ट का जो काम था आज के डेट में वो एआई कर लेगा। तो ड्रग डिस्कवरी में हमारा स्कोप लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन फिर एआई जो है, जो अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे काम करेगा। तो जो बेसिक इनोवेटिव रिसर्च है, हमको अपने को उस लेवल के लिए तैयार करना पड़ेगा, सो दैट कि हम एआई के आने के बाद भी अपने को सस्टेनेबल बना सकें। सर, ये तो आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया, लेकिन अब मेन बात आती है जॉब, जो कि आपने पहले ही बताया। तो एक स्ट्रांग इंप्रेशन हम लोग क्रिएट करना है, एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जॉब चाहिए, तो अपना स्ट्रांग इंप्रेशन कैसे बना सकते हैं सर इसमें? अप्लाई करते हैं हमारा सबसे, जब कोई कैंडिडेट जॉब मार्केट में जाने के लिए अपने को तैयार करता है, तो उसका सबसे पहला जो वेपन है वो उसका सीवी है। यस। तो सीवी में आज के डेट में जो ट्रेंड है वो ATS कॉम्प्लाइंट सीवी होना चाहिए, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर कॉम्प्लाइंट होना चाहिए हमारा सीवी, सो दैट कि, और उसमें ऐसे कीवर्ड्स डाले होने चाहिए सीवी में, सो दैट कि जब वो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में हमारा सीवी जाए तो स्क्रीनिंग के वक्त हमारा सीवी ट्रैक हो सके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। इसके लिए थोड़ा सा स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है इसके लिए। तो उसके बेसिस पे हम अपना सीवी इस तरह से बनाएं जिससे कि वो ATS में इजीली ट्रैक हो सके, और अदरवाइज हम अप्लाई करेंगे और वो ट्रैश में चला जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा। तो एक चीज़। दूसरा, ये तो हो गया केवल सीवी की बात। अब सीवी को प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें अपने पढ़ाई के दौरान जितने भी ऑप्शन मिलते हैं सेमिनार्स अटेंड करने के, वो सारे सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, और रेलेवेंट सेमिनार्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उन सेमिनार्स को अटेंड करने से हमारे सोचने की, समझने की कैपेसिटी बढ़ती है। करिकुलम के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, क्या होता है, उसकी जानकारी मिलती है। तो इसके लिए हमें सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, और वो सारे सेमिनार्स सीवी में डालने चाहिए। इसके अलावा एडिशनल स्किल्स, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज कुछ करने चाहिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। अगर किसी को क्लिनिकल रिसर्च में जाना है तो क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए। किसी को रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना है तो रेगुलेटरी अफेयर्स का करना चाहिए। किसी को क्यूए में जाना है तो क्यूए का करना चाहिए। किसी को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का करना चाहिए या CGMP का करना चाहिए। किसी को मार्केटिंग में जाना है तो सेल्स मैनेजमेंट का करना चाहिए। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी तो ज़रूरी है, तो कंप्यूटर में कुछ लिटरेसी तो बहुत छोटी बात हो गई। कंप्यूटर में कुछ एडिशनल स्किल अगर हमने एक्वायर किया है तो उसको प्रोमिनेंटली CV में डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम डालते हैं CV में तो हमारा CV प्रेजेंटेबल होता है। और साथ में इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना चाहिए, जो कि मैं देखता ही नहीं, कोई करता ही नहीं। हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एग्ज़ाम होने के बाद, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट का वेट करते हैं महीने 2 महीने, वो घर पे जाके बिता लेते हैं। लोगों को करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री में जाके कहीं इंटर्नशिप करें। वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, ट्रेनिंग तो हम पहले ले चुके हैं।
ट्रेनिंग तो पहले ले चुके, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो तो हम पहले ले चुके हैं, लेकिन हमें इंटर्नशिप करना चाहिए। इंटर्नशिप के लिए ढूंढना चाहिए, किसी भी तरह से इंटर्नशिप में जाना चाहिए, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, रिजल्ट और साथ में जो हमने स्किल्स एक्वायर किया है, वेरियस टाइप ऑफ स्किल, सब चीज़ें अगर हम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली एक ATS कॉम्प्लाइंट CV में डालते हैं तो हमारे किसी भी जॉब के लिए सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ फनी क्वेश्चन है सर। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने मेडिकल या फिर IIT का एग्ज़ाम दिया था? मेडिकल का दिया था। मेडिकल का दिया था आपने सर। आप कॉलेज गए थे सर, तो आपकी रैगिंग हुई थी वहाँ की नहीं? रैगिंग की चर्चा तो सुनी थी मैंने, लेकिन मैं रैगिंग से बच गया, मेरी रैगिंग कभी नहीं हुई। सर तो कभी आपने ऐसा सीनियर से किसी से लड़ाई हुई है आज तक आपकी? नहीं, मैं लड़ाई करने वाला था ही नहीं कभी। कहीं किसी जॉब सेक्टर में कहीं? हाँ, कन्फ्रंटेशन काफ़ी होता है मेरा। मैं कुछ शायद लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं अपराइट पर्सन हूँ, सही को सही, गलत को गलत बोलता हूँ, तो कन्फ्रंटेशन काफ़ी होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं होती जिसको लड़ाई सही सेंस में बोल सकते हैं। थैंक सर। अगर आप यहाँ नहीं होते तो और आप अभी क्या कर रहे होते सर? यहाँ नहीं होता तो मैं इंडस्ट्री में होता, मैं फ्रीलांस कंसल्टेंट था इंडस्ट्री में, और वो काम मुझे पसंद भी था। स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए? स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये जैसे स्टूडेंट, अब बेसिकली ये सोचा जाए कि पढ़ाई जो है वो पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। पढ़ाई जो है नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए होता है, एक बेटर इंडिविजुअल बनने के लिए होता है। ये अलग बात है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद उसके बेसिस पे हमें कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन अगर हम बेटर पर्सन बनते हैं तभी हम उस जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पढ़ाई का मेन ऑब्जेक्टिव जो है एक बेटर इंडिविजुअल बनना है। अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई करना, तो जब तक वो कोई कोर्स कर रहा है तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ, सिचुएशन कितना भी एडवर्स हो, फैसिलिटीज़ कितना भी स्कार्स हो, लेकिन अगर हम डिटरमिन्ड है कि हमें पढ़ाई करनी है तो हम कर लेंगे। सेल्फ स्टडीज से भी कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा कंटेंट आजकल इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है कि पढ़ाई की जा सकती है। हम केवल एक्सक्यूज़ के लिए सोचें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो हम रिसोर्सेज को ही ढूंढते रह जाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं आज के डेट में भी, जो लोग ये सोच रहे हैं रिसोर्स क्रंच सिचुएशन में भी कि जो चीज़ है हमारे पास, जैसे मैं जिस ज़माने में मैंने जिस समय पढ़ाई की थी उस समय कोई दूसरा सोर्स नहीं था, बुक और टीचर। आज के डेट में बुक और टीचर के अलावा पूरी दुनिया हमारे पॉकेट में है मोबाइल के तौर पे, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें भेग में बताई हैं कि हमारा इंटरेस्ट कैसे हम पता करें कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई 2 ही घंटा करें लेकिन रोज़ करें, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट लें, केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई ना करें, और साथ में अगर उसमें फर्दर और एडिशनल क्वालिफिकेशन लगता है कि हमें ज़रूरत है तो फिर फर्दर एजुकेशन के लिए जाएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और कुछ जाना तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई भी सुझाव हो या तो फिर कोई भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ।